मेरा नाम नंदिनी है। आज मैं आप लोगों को अपनी कामयाबी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी वो कामयाबी जो मेरी सच्चाई की वजह से सब लोगों के सामने आई थी। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे बड़े भैया रहते थे, जबकि मेरी बड़ी दीदी की शादी कई सालों पहले ही हो चुकी थी। मेरे भैया की शादी को 1 साल हो गया था और 6 महीने पहले ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरे परिवार के घरेलू मामलात कमज़ोर थे, लेकिन हमारे घर का खर्चा आसानी से हो जाता था क्योंकि मेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे। मेरे भैया भी जॉब करते थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी तभी से हमारे घर के खर्च और ज़्यादा बढ़ गए थे। मेरे पिता के देहांत के बाद हमारे घर के हालात तो जैसे बदल कर ही रह गए थे। मेरे भैया का नाम वरुण था। मेरे भैया हम माँ बेटी के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस दिन से मेरे पिता का देहांत हुआ था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे भाई के कंधों पर आ गई थी, उसी दिन से भाई का मिजाज हमसे बदला बदला रहता था। मेरी माँ भी बीमार रहती थी। मेरी माँ को डायबिटीज़ थी, इसीलिए हमेशा उनकी दवाई चलती रहती थी। एक दिन भैया मेरी माँ से कहने लगे, माँ, मैं अब घर का खर्चा नहीं कर सकता। आप तो जानती हैं कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, और फिर मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट है। आपको तो पता है कि डिलीवरी के लिए अस्पताल में कितना खर्चा आता है। नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन डिलीवरी दोनों में ही काफ़ी खर्च आता है, इसलिए मुझे तो पहले से ही पैसों का बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। और आप ये भी जानती हैं कि शादी के बाद कितने खर्चे होते हैं। बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके भी खर्चे होंगे। मैं आप दोनों माँ बेटी के साथ जितना कर सकता था मैंने कर दिया। अब मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं आप लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। माँ तो भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हक्का बक्का सी रह गई थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो भैया से कहने लगी, बेटा, तुम तो जानते हो हमारा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुमने भी हमसे हाथ खींच लिया तो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। भैया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करोगी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पास अब कुछ नहीं है। अब मैं अपना परिवार बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ, नहीं तो आप जानती हो कि मुझे आपकी कितनी परवाह है। माँ कहने लगी, बेटा वरुण, तुम्हें मुझ विधवा का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी बहन का ही ख्याल कर लो। ये जवान हो गई है, लेकिन इसकी शादी करके इसको भी अपनी ससुराल का करना है। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। माँ की बातें सुनकर भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वो कहने लगी, वरुण, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ये घर छोड़कर चलते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी माँ हमें सुकून से जीने नहीं देंगी। इनके खर्च ख़त्म ही नहीं होते। न जाने इनके खर्चों की कितनी लंबी लिस्ट बनी हुई है। आपने इनको साफ साफ अपनी सारी परेशानी बता दी है। आपकी माँ बहुत ही ढीठ है, जब भी इनको आप पर कोई ख्याल नहीं आता है। कैसे आपको मक्खन लगा रही है। वरुण भैया भाभी से कहने लगे, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक काम करो, मेरा और अपना सारा सामान पैक कर लो, हम दोनों अभी यहाँ से चलते हैं। मेरी माँ तो ये बात सुनकर जैसे पागल ही हो गई थी। माँ कहने लगी, नहीं 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 बेटा वरुण, ऐसा मत करना। कोई बात नहीं, तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम इस घर में रहो। इस घर में भी एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घर में तुम्हारी जवान बहन बैठी हुई है। तुम्हारी वजह से कोई तुम्हारी बहन पर आंख भी नहीं उठा सकेगा। भैया कहने लगे, माँ, आपके पास अभी भी वक्त है, सोच लो, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मुझे कोई पैसा नहीं देते। और सोच लीजिए कि आप हमें इस घर में देखना चाहते भी हैं या नहीं। ये कहकर भैया कमरे से बाहर चले गए थे। भाभी भी अपने कमरे में चली गई थी। मैं माँ के पास आकर बैठ गई। माँ मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं माँ से ऊंची आवाज़ में कहने लगी, माँ, आप इन दोनों को इस घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती। जब पिताजी जिंदा थे और वो कमाते थे तो भैया और भाभी खूब बैठकर आराम से खाते थे, और अब जब भैया पर सारी जिम्मेदारी आ गई है तो भैया घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अगर भैया से कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम वो हमारे साथ इस घर में शांति से तो रह सकते हैं, लेकिन वो तो हमारी जिम्मेदारी से ही अपने हाथ झाड़ रहे हैं। ये घर आपका है और पिताजी का है। ये दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे और उस किराए से हमारा खर्च आसानी से निकल जाया करेगा। तो फिर इनको घर में रखकर क्या फ़ायदा है। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, चुप करो नंदिनी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, खामोश हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो।
मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मगर माँ की वजह से मैं चुप रहती थी। मुझे इस बात के बारे में तो अच्छे से पता था कि भाभी हम माँ बेटी को पसंद नहीं करती हैं। भाभी का तो बस नहीं चलता कि वो हम दोनों माँ बेटी को घर से ही निकाल दें। पिताजी जब जिंदा थे तब भी भाभी से हमारे झगड़े रहते थे, लेकिन पिताजी के डर की वजह से वो हमेशा खामोश हो जाती थी। भैया तो हमेशा ही अपनी पत्नी की साइड लेते थे, इसलिए जीते जी पिताजी को मेरी और माँ की बहुत फिक्र थी। वो कहते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों पति पत्नी तुम दोनों को बर्दाश्त कर सकेंगे। मेरे पिता बहुत गुस्से वाले और ईमानदार आदमी थे। मेरे पिताजी जानते थे कि उनकी औलाद अपनी पत्नी की तरफ से बहुत बोलती है, और उनको ये भी पता था कि उनके बाद हमारे भैया हम दोनों को नहीं समझेंगे। पिताजी के देहांत को अभी 6 महीने ही हुए थे कि भैया ने हमसे आंखें फेर ली थी। माँ के इलाज के लिए भी पैसे देना बंद कर दिया था। मेरी माँ को डायबिटीज़ थी, इसीलिए एक गोली उनकी रोज़ चलती रहती थी। माँ को तो रोज़ एक गोली की ज़रूरत पड़ती ही थी, लेकिन जब भैया ने पैसे देना बंद कर दिया तो माँ ने भी दवाई खाना छोड़ दिया था। इसी वजह से माँ की तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी थी। मेरी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। भाई तो पहले ही हम दोनों को छोड़ चुके थे और पिताजी जो कमाते थे उससे घर का खर्चा निकल जाता था। पिताजी ने मेरे भैया को बहुत पढ़ाया लिखाया था, इसलिए उनकी बहुत अच्छी नौकरी लगी हुई थी, और हम दोनों बहनें ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुए थे। शुरू से ही भाभी चाहती थी कि वो हमारे परिवार से अलग हो जाएं। विधवा माँ और अनाथ बहन को समझने वाला कोई नहीं था। एक भैया ही हमारा अकेला सहारा थे, लेकिन वो भी हमारे आगे हाथ झाड़ चुके थे। माँ रो रो कर मुझसे यही पूछती थी, ना जाने हम दोनों माँ बेटी का खर्च कैसे चलेगा, हमें खाना कौन देगा। माँ के इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए मैं चुप ही रहती थी। शाम तक हम माँ बेटी अपनी परेशानी में खोए हुए थे। भाभी अपने कमरे से बाहर निकल आई और कहने लगी, आज कोई किचन में काम करने के लिए जाएगा या फिर इस घर में किसी की मौत हो गई है जो ऐसा रोना धोना लगा रखा है। तुम दोनों माँ बेटी को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए बहुत मुफ्त की रोटियाँ तोड़ ली। अब घर का काम करो। मेरा 5वां महीना चल रहा है और इन दिनों वैसे भी माँ बनने वाली औरत को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन तुम्हें तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। न जाने तुम मेरी कैसी सास हो और दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए मेरे लिए जल्दी से कुछ बनाकर ले आओ। माँ तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी और भाभी से कहने लगी, भाभी जब हमें इस घर में खाने को नहीं मिलेगा तो फिर हम पकाए भी क्यों। ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही घर में खाना बनाने के लिए राशन मौजूद है, इसलिए आप अपने और अपने पति के लिए खाना बना सकती हो। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक भाई ही था, वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे। आप अपने लिए खाना बना सकती हो और सुकून से बैठकर खा लो। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा परेशान मत करो। तभी भाभी तेज़ आवाज़ में चीखने लगी और कहने लगी, नंदिनी ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हारी ज़बान तो बहुत तेज़ चलने लगी है। न जाने अपने ससुराल जाकर तुम क्या करोगी। मुझे तो लगता है तुम ससुराल जाकर बहुत जल्दी तलाक लेकर हमारी सूरत पर आकर यहाँ दोबारा से बैठ जाओगी। मैंने भाभी से कहा, पता नहीं मैं बदतमीज़ हूँ या आपको तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह से किसी माँ से उसका सहारा और उसका इकलौता बेटा छीन लिया। आपको ये डर नहीं है कि भगवान आपकी गोद से भी आपकी औलाद छीन सकता है। तभी अचानक भैया भी कमरे में आ गए और मेरे करीब आते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा था। मुझे नहीं पता था कि भैया घर में आकर हमारी सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जब मेरी कही हुई बातें सुनी थीं तो उनका अपने आप पर काबू नहीं रहा था और आते ही उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मैं थर थर काँप रही थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था। मुझे मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने बहुत लाड प्यार से पाला था क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, लेकिन आज मेरे भाई के इस थप्पड़ ने मेरे दिल को बहुत दुखाया था। मैं भागती हुई माँ के कमरे से अपने कमरे में चली गई थी। माँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। माँ बहुत गुस्से में लग रही थी।
माँ मुझसे कहने लगी, नंदिनी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सच में बहुत बदतमीज़ हो गई हो। क्या मैंने यही परवरिश की है तुम्हारी? बड़ों से बोलने की कोई तमीज़ नहीं रही तुम में। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, तुमने अभी से ही उसको कोसना शुरू कर दिया। तुम्हारा गिला शिकवा तुम्हारी भाभी से था, लेकिन उस नन्ही मासूम जान से तो नहीं था जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, और तुम उसी को अभी से कोस रही हो। मैं माँ के गले लग गई और खूब रोने लगी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे नहीं पता था, मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गए। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। मैं उस छोटे बच्चे को कोसना नहीं चाहती थी। मैं तो बस भाभी से कह रही थी। मैं चाहती थी कि शायद भाभी मेरी इस बात से डर जाए और वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा वो कर रही है। आपको तो पता है कि उन्होंने ही भैया को हमारे खिलाफ किया है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारे भैया को हमसे अलग किया, इस तरह से उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा कर सकती है। जिस तरह से वो अलग कर चुके हैं, इस तरह से शायद डरकर वो उनका दिल साफ भी कर दे। मुझे क्या पता था कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। मेरी माँ का दिल पहले ही बहुत छोटा था। आज वो भी मेरे गले लगकर बहुत रो रही थी। इतनी ही देर में फिर से भैया कमरे में आ गए और कहने लगे, माँ अगर आपका रोना धोना खत्म हो गया हो तो प्लीज़ किचन में चली जाओ। मेरी पत्नी को भूख लगी हुई है, उसे खाने की बहुत ज़रूरत है। जाकर उसके लिए खाना बना दो। माँ ने जल्दी से आंसू पोंछे और भैया से कहने लगी, ठीक है वरुण, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी किचन में जाकर बहू के लिए खाना बना देती हूँ। माँ किचन की तरफ चली गईं और मैं कमरे में ही बैठकर ये सोच रही थी कि शायद हो सकता है इन दोनों पति पत्नी का दिल नर्म हो गया हो, इसलिए शायद वो माँ से खाने के लिए कह रहे हों। इससे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद घर में खाना उन दोनों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए बनेगा। रोते रोते मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था और ज़ोरों की भूख भी लग रही थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। मुझे बाहर जाने से डर लग रहा था। बस यही डर था कि भैया फिर से मुझे मारने न लग जाएं, क्योंकि हमारे भैया अब पहले जैसे नहीं रहे थे। मुझे माँ के आने का इंतज़ार था कि वो कब कमरे में आएंगी और मुझे आकर खाना देंगी। ऐसे ही इंतज़ार करते करते रात के 8 बज गए थे। जब माँ कमरे में आई तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई, मगर ये देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि माँ के दोनों हाथ खाली थे। मैंने कहा, माँ आप मेरे लिए खाना लेकर नहीं आई हो? आखिर मेरा खाना कहाँ है? माँ कहने लगी, नंदिनी सारा दिन काम करने के बाद भी मैं खाली हाथ ही हूँ। पूरा दिन मजदूरी की है किचन में, लेकिन मुझे भी खाना नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम तो अगर मैंने नौकरानी बनकर किसी और के घर में भी किया होता तो वहाँ भी मुझे भूख मिटाने के लिए कुछ तो खाना मिल ही जाता, मगर ये तो मेरी अपनी सगी औलाद है, इसलिए तो मुझे नौकरानी की तरह काम करने के बाद भी मुझसे एक बार भी खाने को नहीं पूछा। यहाँ तक कि साफ इनकार कर दिया कि ये खाना तो सिर्फ हम दोनों के लिए ही है, आप अपना इंतज़ाम कहीं और से कर सकती हो। मैं जाकर माँ के पास बैठ गई और माँ से कहने लगी, माँ आपको भूख लग रही है? माँ ने हमेशा की तरह सिर हिला दिया और मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मैं जानती थी मेरी माँ डायबिटीज़ की मरीज़ है, इसलिए उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। मैंने माँ से कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैंने कहा, माँ क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो? माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और कहने लगी, तुम बाहर जा रही हो, लेकिन मुझे किसी नई मुसीबत में मत फंसा देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भैया इस घर से चले जाएं। तुम्हें पता है ना, जब तक घर में कोई मर्द होता है तब तक किसी की मजाल नहीं होती उस घर पर आंख उठाकर भी देख सके। वहाँ की औरतें हमेशा महफूज रहती हैं। अगर घर में मर्द न हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए नंदिनी कोई भी ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़े और तुम्हारे भैया नाराज़ होकर इस घर को छोड़कर चले जाएं। मैंने कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और ना ही मैं आपको परेशान देख सकती हूँ। आपको आपकी बेटी पर भरोसा है ना? माँ ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर आप अपनी बेटी पर भरोसा करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरी माँ दुखी हो जाए। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आई।
अच्छा था कि भैया भाभी कमरे में बैठे हुए थे और घर का आंगन खाली पड़ा हुआ था। चुपचाप मैं घर से बाहर चली गई थी। मैंने पड़ोस में ही रहने वाली आंटी का दरवाज़ा बजाया। हमारे पड़ोस में सुष्मिता आंटी रहती थीं। वो बहुत अच्छी औरत थीं और मेरी माँ की उनसे अच्छी दोस्ती थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। सुष्मिता आंटी नौकरी करती थीं और अपने घर में अकेली रहती थीं। पति तो उनके काफ़ी सालों पहले ही मर गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी अच्छे घर में कर दी थी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो सुष्मिता आंटी ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि उस समय रात के 9 बज रहे थे। वो मुझसे कहने लगी, क्या बात है नंदिनी बेटी, इतनी रात को तुम यहाँ? सब खैर तो है ना? तुम इस समय हमारे घर पर कैसे आ गई? मैंने कहा, आंटी, माँ को बहुत भूख लग रही है और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? अगर हो तो आप मुझे दे दो। ये बात सुनकर तो आंटी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तुम्हारे घर में खाने के लिए क्यों कुछ नहीं है? मैंने कहा, भैया ने मेरा और माँ का खर्च उठाने से मना कर दिया है। माँ ने आज सारा दिन किचन में काम किया है। इसके बावजूद भी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से अपने घर में जितना भी खाना बचा हुआ रखा था सब मुझे दे दिया। मैं उनसे थैंक यू बोलकर घर को वापस आ गई थी। माँ को खाना खिलाया तो वो भी बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी, तुम ये खाना कहाँ से लाई हो? मैंने उनको बताया कि मैं ये खाना सुष्मिता आंटी के घर से लेकर आई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि नंदिनी, तुमने किसी के घर जाकर खाना क्यों मांगा? मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। किसी के घर जाकर इस तरह खाना नहीं मांगते। मैंने तो कभी तुम लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं सिखाया। मैंने माँ से कहा, माँ, जब हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देते तो फिर दूसरों से मदद मांगना तो हमारी मजबूरी बन जाता है। माँ कहने लगी, नंदिनी, मुझे तुम्हारी ज़बान से बहुत डर लगने लगा है। आजकल तुम बहुत बोलने लगी हो। तुम ज़रूर मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दोगी। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। जब तुम्हारे भैया ने हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया है तो तुम भी अपने भैया के जैसे ही मत बनो। तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत परेशान कर देती है। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारी ये अजीब अजीब बातें सुनकर मेरी तबीयत खराब हो जाए? माँ की बातें मैं खामोशी से सुनती रही। अगले ही दिन सुष्मिता आंटी हमारे घर पर आईं। उन्होंने माँ के हाथ पर 10,000 रुपये रख दिए। माँ तो उन पैसों को लेने से इनकार कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए तो अच्छा नहीं होगा। तुमने अगर मुझे अपनी बहन समझा है तो तुम्हें मुझसे मदद लेने में कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला है। माँ वो पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन सुष्मिता आंटी की इतनी जिद करने पर उन्होंने वो पैसे ले लिए थे। माँ ने सुष्मिता आंटी से वादा किया था कि वो बहुत जल्द उनके पैसे उन्हें वापस लौटा देंगी। सुष्मिता आंटी ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगी, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। तुम तो जानती हो मैं नौकरी करती हूँ और अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। अब जबकि मेरा कोई परिवार नहीं है तो बताओ मैं ये पैसे किस पर खर्च करूँ? एक बेटी थी, उसको भी अपने घर का कर चुकी हूँ। ये पैसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इनको स्वीकार कर लो। माँ तो खामोश हो गई थी। फिर सुष्मिता आंटी के जाने के बाद माँ बाजार जाकर थोड़ा सा राशन लेकर आ गई थी और माँ ने घर में खाना बना लिया था और भाभी इंतज़ार कर रही थी कि कब घर में खाना बनेगा और उनके आगे पेश किया जाएगा। मैंने माँ को साफ साफ इनकार कर दिया था कि आज घर में कुछ भी हो जाए, लेकिन आप भाभी को अपने हाथ का बना हुआ खाना नहीं खिलाओगी। माँ कहने लगी, नंदिनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं मजबूर हूँ। मैंने माँ को अपने सर की कसम दे दी थी और माँ से कहने लगी, अगर आप मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको ऐसे घर में मजदूरों की तरह काम करते हुए नहीं देख सकती। आप जानती हैं कि मेरे पिता बहुत इज्जतदार आदमी थे और आप उन्हीं की पत्नी हैं। आप अपने आप को इस तरह से लाचार न समझें कि लोग आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएं। मेरी माँ सुनकर खामोश हो गई थी और जाहिर सी बात है उनको गुस्सा ज़रूर आया होगा। मैं उनको कसम दे चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ गईं। मैंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और हम दोनों माँ बेटी ने आराम से बैठकर खाना खाया था और दोनों सोने के लिए लेट गए थे। तभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक किचन की तरफ से बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगी थी और तभी भाभी हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगी और दरवाज़ा खोलो कहने लगी, तुम दोनों माँ बेटी सुबह से क्या कर रही हो? किसी को खाने का होश भी है या नहीं?
आज खाना नहीं बनेगा क्या, या आज मुझे भूखा ही मार दोगी? ऐसा तो नहीं है कि कहीं तुम लोगों ने चुपके चुपके खाना बना लिया हो और खुद ही खा लिया हो। मुझे तुम लोगों के कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। तभी माँ ने कहा कि मेरी सहेली ने मुझे पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों से मैं राशन लेकर आई थी। इस राशन से मैंने खाना बनाकर खा लिया है। तुम भी अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी ने माँ से कहा, माँ जी, आपको पता है ना कि मेरी हालत कैसी है। मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती, तो फिर आपने एक ऐसी जिद लगा ली है कि मैं खुद खाना बनाऊं। तभी अचानक मैं बोल पड़ी और मैंने भाभी को जवाब दिया कि अगर आपकी हालत ठीक नहीं है तो फिर आपको भगवान से डरना चाहिए। माँ मेरा हाथ पकड़कर झटकने लगी और कहने लगी, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं खामोश होकर बिस्तर पर जाकर लेट गई थी और भाभी भी चुपचाप वहाँ से चली गई। भाभी ने भैया से न जाने क्या उल्टी सीधी बातें लगा दी थी कि भैया भी आकर हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगे। माँ डर गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, अब क्या हुआ है? मैंने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने माँ से कहा कि आप दरवाज़ा मत खोलिए। लेकिन भैया इतनी बुरी तरह से दरवाज़ा पीट रहे थे कि माँ को मजबूरन दरवाज़ा खोलना ही पड़ गया था। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो भैया गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर लेकर आए और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी। भैया मुझसे कहने लगे, मुझे पता है मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। मेरी माँ बहुत सीधी औरत है, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। तुमने ही मेरी माँ को मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काया होगा, तभी वो अपनी बहू से खाना बनाने के लिए इतनी जिद कर रही है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुमने मेरे घर में फसाद करने की कोशिश भी की तो इसीलिए ठीक से मेरी बात को समझ जाओ, वरना मैं किसी भी राह चलते इंसान के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। चली जाना अपनी ससुराल और उसके बाद कभी मेरे घर में कदम मत रखना। आज भैया ने जो मुझे थप्पड़ मारा था, उसके बाद मैं अपने होश खो बैठी थी, क्योंकि भैया इससे पहले भी मेरे थप्पड़ मार चुके थे। उस बार तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और मैंने उनसे कहा, भैया आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो अपनी पत्नी की कही हुई बातों में आ जाते हैं। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। आप तो वो बगैरत बन गए हैं जिसने अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ के मुंह से निवालों को छीन लिया है। इतना दुख देने से तो अच्छा था कि आप इस घर से ही चले जाते, लेकिन आप में तो गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। जब चाहा माँ को नौकरानी बनाकर उनसे काम करवा लिया और जब चाहा बहन पर हाथ उठा लिया। आपसे बस यही आता है। आप बहुत बेगैरत इंसान हैं। मेरी ये बात सुनते ही भैया ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ दे मारा और मेरी माँ चुपचाप खड़े हुए ये सारा तमाशा देख रही थी और मैं गुस्से से कहने लगी, माँ आप मेरे हक में क्यों नहीं बोल रही हो? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हो। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर ही मैं अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने बैग में अपना सामान पैक करने लगी और अपना सामान लेकर मैं घर से बाहर निकल गई। मैं रोती हुई जा रही थी और सड़क पर चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे जैसे ही मुड़कर देखा तो माँ मेरे पीछे पीछे चल रही थी और माँ भी रो रही थी। मैं वहीं रुक गई और माँ से कहने लगी, अगर आप मुझे रोकने आ रही हो तो मैं नहीं रुकूंगी और उस घर में भी नहीं रहूंगी। माँ मुझसे कहने लगी, देखो वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने माँ से कहा, माँ आपको मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो घर जो आप छोड़कर आई हो वो आपके पति का घर है। मेरी वजह से आपको बेघर होने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी पिताजी मरने से पहले इस घर को आपके नाम कर गए थे। आप चाहें तो उन दोनों को अपने घर से निकाल सकती हैं और अपने घर में खुद रह सकती है। मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। माँ कहने लगी, मैं अपनी जवान बेटी को ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश खड़ी रही। मेरे चुप रहने पर माँ रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले ही तू मुझे अपने पास बुला लेता। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखने लगा था, इसलिए मैंने जल्दी से माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आप ऐसी बातें मत करो। माँ कहने लगी, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस मैं मामा जी के घर जा रही थी। माँ मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इतनी परेशानियों में घिरने के बाद मैं अपने मायके को तो भूल ही गई थी। चलो अच्छा है, तुम अपने मामा के घर जा रही हो। तुम्हारे मामा हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे।
वैसे भी मेरी भाभी और मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो हम दोनों को अपने घर में जगह भी दे देंगे। जैसे ही मैं मामा के घर पर गई तो माँ ने और मैंने मामा को अपने घर की सारी परेशानियों के बारे में बता दिया था। मामा जी और मामी हमें देखकर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि अब तुम हमारे घर से कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि मामा और मामी मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। मेरी मामी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमेशा मेरी माँ को कभी अपनी नंद नहीं बल्कि अपनी सगी बहन ही समझा था। मेरी माँ के माता पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरे और भी मामा थे, लेकिन वो दूसरे शहरों में रहते थे, इसीलिए कभी कभी हम अपने शहर में रहने वाले मामा के पास ही आ जाते थे। मामी ने मेरी माँ से कहा कि दीदी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आपका ही घर है। आप हर तरीके से खुशी खुशी इस घर में रह सकती हैं और जो चाहे मर्जी खाओ पियो। मेरी मामी नर्स थी और वो एक नर्स की नौकरी किया करती थी। नौकरी के लिए वो सुबह ही घर से निकल जाया करती थी और घर के कामों के लिए उन्होंने नौकरानी रखी हुई थी। मामा के घर पर मैं और मेरी माँ बहुत सुकून से रह रहे थे। हमें यहाँ आए हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। एक दिन मेरी मामी की अचानक ही तबीयत बिगड़ने लगी। माँ भी मामी की तबीयत की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मामी कहने लगी कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी तबीयत सिर्फ मौसम की वजह से ख़राब है। इन दिनों लोगों की तबीयत ख़राब होती रहती है, बुखार है, जल्दी ही उतर जाएगा। मगर मामी को इस बात से परेशानी थी क्योंकि उन दिनों अस्पताल में बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे थे और उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। मामी से कह दिया गया था कि अगर आपने छुट्टी की तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरी मामी इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके पास कोई औलाद नहीं थी। वो कहती थी कि मैं अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, वैसे भी मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे मामा भी काम पर चले जाते थे और मैं अकेले घर में रहकर दीवारों को ताकती रहती हूँ, इसलिए मैंने इस नौकरी को शुरू कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाए। मामी परेशान थी कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा, मामी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी जगह नौकरी पर जा सकती हूँ। मामी को भी ये आइडिया अच्छा लगा था। वो कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूँगी, अगर वो परमिशन दे देंगे तो तुम चली जाया करो। उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने इजाज़त दे दी थी क्योंकि मामी की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत थी। इसी तरह से मैं मामी की जगह पर अस्पताल जाने लगी थी और तब मुझे मामी ने एक बात कही थी। वो कहने लगी, नंदिनी, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, डॉक्टर तुम्हें बहुत लालच देंगे, लेकिन तुम किसी भी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से फिजूल बात करने की कोशिश करना। मैं मामी की बात को अच्छे से समझ गई थी और अस्पताल जाना शुरू कर दिया था। मैं अपने काम से काम रखती थी। वहाँ पर एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बता दिया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था क्योंकि मुझे ये काम अच्छे तरीके से नहीं आता था। बस मुझे मरीजों का ख्याल रखने के लिए कहा जाता था और जैसे ही किसी मरीज़ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती थी तो मैं डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को वहाँ पर बुलाकर लाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। मैं अस्पताल में किसी से भी फिजूल बात नहीं करती थी। एक दिन एक छोटी उम्र की नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, तुम बहुत उदास सी रहती हो, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती हो, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी वजह से बहुत परेशान हो। मैंने उसे अपने बीते हुए कल की सारी बातें बता दी थी। आज मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था। मैं खुद पर काबू नहीं पा सकी थी और अपने सारे गुजरे हुए हालात उसको बता दिए थे। मेरी बातें सुनकर वो भी उदास हो गई थी और कहने लगी, तुम भी अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो। जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि ऐसा करो, जब तक तुम्हारी मामी अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत अपनी कमाई कर लो। मैं उससे कहने लगी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो कहने लगी, मेरे पास एक काम है जो बहुत आसान है, क्या तुम उसको कर सकती हो? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आखिर पैसे कमाने के लिए कोई काम इतना आसान कैसे हो सकता है? मैंने कहा, क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो? उसने मुझे बताया कि यहाँ एक लड़की काम करती है जो कि आजकल अस्पताल नहीं आ रही है। वो लड़की मेरा ये काम कर दिया करती थी। इसी अस्पताल से जुड़ा हुआ एक और अस्पताल भी है। यहाँ से कुछ सामान उस अस्पताल लेकर जाना होता है। तुम अगर मेरी इस काम में मदद करोगी तो मदद करने के बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे जिनसे तुम अपना खर्च पूरा कर सकती हो।
मैंने उस नर्स की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा सामान वहाँ देकर आना है। और उसने मुझे ये भी कहा था कि इस बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना, क्योंकि हर नर्स तलाश में रहती है कि ये काम उसे दिया जाए। ये काम हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये भरोसेमंद इंसान का काम है। तुम मुझे भरोसेमंद लगती हो। तुमने मुझे पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी स्टोरी सुना दी। इसका मतलब तुम बहुत भरोसेमंद हो और तुम मुझ पर भी भरोसा करती हो। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने ये बात मामी से छुपा ली थी। वो नर्स जब भी ऑपरेशन रूम में जाती थी, तभी वहाँ से एक थैली लेकर आती थी और मुझसे कहती कि इस पते पर जाकर ये थैली तुम्हें पहुँचानी है। उस पते पर जब मैं गई तो वहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ था। उस अस्पताल में जाकर मुझे वहाँ के चपरासी से मिलना था और उसको ये थैली देकर आना था। मैं ठीक ऐसा ही करती थी। वहाँ जाकर वो सामान देकर आ जाती थी। बदले में वो मुझे हज़ारों रुपए देती थी। इसी तरह से एक हफ्ते में मैंने 40,000 रुपये कमा लिए थे। उन पैसों को देखकर मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि ये मेरी कमाई के पैसे थे। अब शायद हमारे हालात ठीक हो जाते। आखिर इस छोटे से काम के लिए मुझे इतने ढेर सारे पैसे मिलते थे। मगर मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर इन थैली में ऐसा क्या होता है। जो थैली मुझे वो नर्स लाकर दिया करती थी, वो बहुत अच्छी तरह से पैक हुई होती थी। इसीलिए उसकी पैकिंग खोलना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि अगर मैं कभी कोशिश करती हूँ उस पैकिंग को खोलने की, तो वहाँ उस चपरासी को अच्छी तरह से पता लग जाता कि थैली को किसी ने खोलने की कोशिश की है। लेकिन मुझे तो डर इस बात का था कि वो नर्स मुझे सबसे छुपाकर ये काम करने के लिए कहती थी। रोज़ वो मुझे इसी काम के लिए दूसरे अस्पताल भेजती थी। एक दिन मैंने ठान लिया था कि आखिर इसमें ऐसा क्या होता है। मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं इस थैली को खोलकर देखूं, लेकिन कभी कभी डर जाती थी कि कहीं ऐसा न हो जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं वो मेरे हाथ से निकल जाए। बस मैं इसी बात को सोच सोच कर रह जाती थी। लेकिन जब एक दिन वो थैली लेकर मैं चपरासी के पास गई, तो मैंने उस चपरासी का पीछा किया। मैं उसके पीछे पीछे चलती गई। उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। वो चपरासी अस्पताल के बेसमेंट में चला गया। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। कमरे में बहुत सारे शीशे के शोकेस थे। वहाँ पर न जाने किस तरह की चीज़ें रखी हुई थीं, जिनको मैं समझ नहीं पा रही थी। उन लोगों ने उस थैली को एक तरफ रख दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद जो कुछ भी कमरे में हो रहा था, वो देखना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। चपरासी का पीछा करने के बावजूद भी मैं थैली के अंदर का राज नहीं जान पाई थी। फिर अगले दिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं खुद ही इस थैली को खोलकर देख लूँगी, और वैसा ही हुआ। जब उस नर्स ने मुझे वो थैली पकड़ाई, तो मैं वहाँ से लेकर चली गई और रास्ते में ही मैंने उस थैली को खोलकर देख लिया। जैसे ही मैंने थैली को खोलकर देखा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस थैली में तो लोगों की किडनियां डली हुई थीं, जो कि बहुत अच्छे से पैक की गई थीं। अब ये सारा का सारा खेल मैं समझ गई थी। अस्पताल में लोगों के ऑपरेशन के दौरान उनकी किडनियों को निकाल लिया जाता था, और वहाँ के डॉक्टर और नर्स मिलकर उन किडनी को मेरी सहायता से दूसरे अस्पताल में पहुँचा रहे थे, जहाँ पर इन किडनियों को महंगे दामों में खरीदा जाता था। इसी तरह से वहाँ के अस्पताल का स्टाफ बहुत अच्छी कमाई कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान मरीजों को ये बात पता नहीं चल पाती थी। यह अस्पताल सरकारी अस्पताल था, जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं थे, जबकि कुछ डॉक्टर चालाकी से लोगों की किडनी को निकाल लेते थे और महंगे दामों में दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र करवा दिया करते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अस्पताल की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी। आखिरकार गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। अब मैं सारा खेल समझ चुकी थी। ये नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं इस गैर कानूनी काम में उस नर्स का साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं उस अस्पताल का राज फाश करके ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और अस्पताल के बड़े डॉक्टर के पास चली गई थी। मैंने सीनियर डॉक्टर को सारी बात बता दी थी, जो कि इस खबर से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके नीचे जो छोटे डॉक्टर काम करते हैं, वो इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने पहले तो ये बात मानने से ही इनकार कर दी। फिर जब मैंने उनको सबूत दिखाया, तो उन्होंने इस बात को मान लिया था और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम अभी पुलिस को बुलाकर इन लोगों को यहाँ से निकलवाते हैं। सीनियर डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने जाकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया।
जिन लोगों की किडनी डॉक्टर निकाल चुके थे उन लोगों की दोबारा से जांच करवाई गई तो पता चला कि इनकी किडनी निकाली जा चुकी है। इसी तरह से पूरे स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरे वाले अस्पताल में भी जितने लोग इस काम में मिले हुए थे उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की मांग हुई। जबकि मैंने ये काम बहुत होशियारी से किया था, इसीलिए सरकार की तरफ से मुझे 10 लाख रुपए दिए गए। मेरे इस काम से दोनों ही अस्पतालों की इज्जत बच गई थी और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी ऑफर की गई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। जब ये बात मैंने अपनी माँ और मामी को बताई तो वो दोनों भी बहुत खुश हुई थी। फिर माँ ने मुझसे कहा कि अब हम वापस अपने घर चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत पैसे हो चुके हैं और अब हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुछ दिनों बाद ही मामी भी ठीक हो गई थी और वो अस्पताल भी जाने लगी थी और हम माँ बेटी अपने घर वापस चले आए थे और फिर मैंने नर्सिंग की फ्री क्लासेस में भी जाना शुरू कर दिया था। जब हम घर वापस गए तो भैया भाभी हमें देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि अब वो दोनों इस घर में अकेले रहते थे। हमें अचानक देखते ही उनके होश उड़ गए थे। भाभी का आखिरी महीना चल रहा था और हमारे घर में आते ही उन्होंने हमसे ज़बान लड़ाना शुरू कर दिया। हम अपने घर में रहने के लिए आ गए थे और अब हम भाभी की बातों पर ध्यान भी नहीं देते थे। मैं अपना काम करती रहती थी, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। जैसे ही भैया भाभी हमसे कुछ कहना शुरू करते थे तो माँ भी उनसे साफ साफ कह दिया करती थी कि तुम दोनों इस घर से अपना सामान लेकर जा सकते हो, क्योंकि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भैया तो माँ की ये बात सुनकर घबरा गए थे, क्योंकि इतनी महंगाई के टाइम में घरों का किराया देना कोई आसान बात नहीं। इसलिए वो दोनों मासूम से बनकर रह गए थे और माँ से माफ़ी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गया था कि उन दोनों ने पहले घर छोड़ने का नाटक क्यों किया था। वो ये नाटक इसीलिए कर रहे थे ताकि उन्हें हमारा खर्च बर्दाश्त न करना पड़े, बल्कि उनका घर छोड़ने का तो कोई इरादा ही नहीं था। कुछ महीनों बाद ही मैं अपना कमाने लगी थी। भाभी और भैया मुझसे भी माफ़ी मांगने लगे थे। मैंने भी उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में उनसे नाराज़ रहने का कोई मकसद नहीं बचा था। अब वो दोनों बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मैं तो यही समझती हूँ कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। अगर हम किसी को माफ़ कर दें तो हम ये उस पर एहसान नहीं करते, बल्कि हम पर ही एहसान हो जाता है, क्योंकि इस तरह हम दूसरों के हालातों से खुद को दूर कर लेते हैं। मेरी माँ ने भी इन दोनों को माफ़ कर दिया था और अब मैंने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया था जो घर के सारे कामकाज संभालती थी। भाभी भी बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहने लगी थी। वो तो हमसे नज़रें मिलाने के काबिल तक नहीं बची थी। खैर, अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। हमारी ज़िंदगी से सारी परेशानियां निकल चुकी थीं। नौकरी करने के बाद मैं बहुत काबिल बन गई थी। अब हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं रही थी। इस तरह से मैंने अपनी ईमानदारी की वजह से अपनी ज़िंदगी को काबिलियत के रास्ते पर चला लिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी भाभी ने भी बेटे को जन्म दिया था और हम उनके बेटे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ पर सफाई करने चली गई और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ, कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है, कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम बबीता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे।
उसने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उसके जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं करते। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो तो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को। अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आता तो कभी बर्गर। मुझे ये सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा मैदा ख़राब हो गया। पर उसने तब भी यही कहा कि अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधे चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया? पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो ज्यादती हो रही थी वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियां देता, उन्हें ताने दिया करता था। पत्नी होने के नाते मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो, वो मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही। लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज़ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वो सुनकर हैरान रह जाती। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था, जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को बिला वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदार के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। न जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वो जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा ही आता रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था वो किसी और को पसंद करता है या कोई और बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता है। क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में ही निकल जाता। मैं फिर भी उससे कुछ नहीं कहती, सोचती कि शायद अब वो खुश हो जाए, लेकिन वो तो किसी हाल में खुश रहने वाला ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी तो लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करा दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब समझ से परे था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आता, अपने हर शौक पूरे करता। लेकिन उसे मेरे खर्चों का ज़रा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने मुझसे बिला वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने दाल बनाकर रख दी। मैंने कहा, अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी देते ना। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वो इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती। आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई
बात कहाँ से कहाँ शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में ही देर कर दी। आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब ना ये चल सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बस ये अपनी दोनों आंखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और उन्हें पैरालाइज का अटैक आ गया। खैर, हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर हम घर पर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती थी। वो बोल ही नहीं सकता था, ना ही हिल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अब भी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। वो जैसा भी था, मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी थीं। वो सोचने लगा था कि ये मेरी पत्नी है, जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया। अब भी वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वो मुझसे क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वो कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? आप स्टोर की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसीलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वो नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी, और जो उसकी अभी तक की तनख्वाह और फंड हैं उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती तो वो कोई ना कोई बहाना ले लेते। वो पैसे भी हमें मिल नहीं रहे, और मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया, सबने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वो रोज रात को स्टोर की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया था। हर रोज मेरा खून जलाता था। बहुत तकलीफ दी है उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वो रोता रहता था और बार बार इशारा करता। मैं उसके इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। न उसकी कोई चीज़ वहाँ थी और न कोई और चीज़ ऐसी थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार इंसान एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, इसका यही मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी कज़िन हमारे घर पर आ गई, और हैरत की बात है, वो उससे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीब बातें कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वो लोग कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज करवाऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में इनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली, तब तो ज़रूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वो औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और ना ही उसने मुझसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है।
ये कई लोगों से लाखों रुपए की रिश्वत लेता था। तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ। सर्दी हो या गर्मी या मेरी तबीयत खराब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने के 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 रुपये ही मिलते हैं, और वो भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो। उसके पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो, और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वो लोगों का मोहताज है, कल तुम भी मोहताज न बन जाना। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है, ये लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब भी तमीज़ के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो हमारे घर से चली गई। मैंने सारी बात अपने पति को बताई। वो सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो रहा था। वो मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर महीने आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। लेकिन बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी आंखें भी खराब हो जाएंगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया न करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे में उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वो जाग नहीं रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा कि इनका तो देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। कि अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत सदमा लगा और मैं रोने लगी। वो जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई। मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती। खैर, तुम उसे बाहर बिठाओ, मैं आ रही हूँ। और जब मैं बाहर आई तो मैं सच में उस औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चों को मैंने कहीं देखा था। मैंने उससे पूछा, कौन हैं आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वो मर गया, मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और इनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत और हसीन हूँ। वो मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर, छोड़ो इन बातों को अब। वो इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैंने कहा, वो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गया है। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी से चलाती हूँ और जो उसके फंड और तनख्वाह है वो अभी तक मिली नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूंगी। और रहा ये घर, तो ये घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ। तुम्हारा पति नहीं चलाता था, वो मुझे पैसे भी नहीं देता था। तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत, तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए?
वो औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा। मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था और वो औरत बहुत ज़िद्दी और बदतमीज़ थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो घर से चली गई और कहकर गई कि मैं तुम पर नज़र रखूंगी, जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊंगी, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वो उस औरत को जानती है, वो बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है, फिर उससे शादी करती और फिर बाद में उनके सारे पैसे ले लेती है। यह डिवोर्स के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है, इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वो स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। अपने आखिरी समय में भी वो यही इशारा कर रहा था। मुझ में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है, जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत ही की। मैं अपने घर से भी यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए, तो अगर वो खूबसूरत ना भी हो तो वो उसे अपने दिल की मलका बनाकर रखता है। और कभी कभी तो बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती, तो उनकी हालत मेरे जैसे हो जाती है। क्योंकि आजकल तो हालात ही ऐसे थे। मैं अब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग टेंशन में रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी, और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी न रही थी। मेरी ज़िंदगी का कोई दूसरा मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती। मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन कर करके मुझे परेशान करती रहती। पैसों का पूछ कर वो मुझे तंग करती रहती। मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा कि वो काम छोड़कर चली जाए, मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वो मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बनाकर लेकर आई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वो हमारे साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वो गरीब थी और उसके 4 बच्चे थे। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वो पैसे खाना चाहते थे। इधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वो भी ख़त्म होने ही वाला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी वो बार बार इधर इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरी कलाई में चोट लग गई और वहाँ का एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और ना जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि वो इसी तरफ इशारा किया करते थे, लेकिन बता नहीं पाते थे। जैसे कि मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद ये सब उन्हीं रिश्वत के पैसों का बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान न सके।
अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी। वो बच्चे किसी और के थे। वो आपके पति के बच्चे नहीं थे। वो औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ही ना की हो। वो झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती है। मैं खामोश उसकी बात सुनती रही। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठ गए थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहाँ पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि ये पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वो तो मुझे ये पैसे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। ये पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में ये पैसे जमा किए थे, लेकिन वो इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत या दरिया क्यों ना हो, वो एक दिन ख़त्म ही हो जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।